केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ RX, यानी कि हैलोएल्केन जो है कभी अगर किसी अदर कंपाउंड के साथ इंटरैक्ट होता है तो ये अपनी किस किस प्रॉपर्टीज को शो करेगा, इसी को हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ RX। अभी जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ ओनली एलिफेटिक की बात कर रहे हैं। Yes, sir. तो एलिफेटिक में अगर कोई हम ले लेते हैं कोई एल्काइल हैलाइड, सपोज दैट कुछ इस तरीके से मुझे एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ये कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन है। बताया था फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले हाइड्रोजन को जस्ट क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। Yes, sir. तो देखो जब भी ये कंपाउंड कभी किसी अदर कंपाउंड के साथ इंटरैक्ट करेगा तो किस तरह की प्रॉपर्टीज शो करेगा, उसी के रिगार्डिंग हमने यहाँ पे पढ़ना है। इसके फंक्शनल ग्रुप को जब आप ध्यान से देखते हो, ये फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप को ध्यान से देखते हो तो ये कौन सा ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप है। और हैलोजन पे हमेशा कौन सा चार्ज होता है, हमेशा हैलोजन पे कौन सा चार्ज होता है, Sir, halogen पर नीचे negative. हाँ, हैलोजन के आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है। इस वजह से इस पे Yes, हमेशा क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक नेगेटिव लेता है। और जब भी कभी Yes, sir. हाँ, जब भी कभी हैलोजन नेगेटिव लेगा इसी सेंटर को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, और इसी हैलोजन को बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। ये क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। और इस टाइप के हैलोजन को न्यूक्लियोफिलिक, इस सेंटर को मतलब क्लोरीन वाला जो हैलोजन वाला जो सेंटर है इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है कहाँ, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। कम हो. तो सबसे पहला हमने जब देखा इसको ऑन बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप के नेचर से हमें पता चला तो ये न्यूक्लियोफाइल है। तो एक अदर न्यूक्लियोफाइल के द्वारा इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस की। यानी कि अगर कभी कोई हैलोएल्केन कोई रिएक्शन देगा तो क्या देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। यानी कि अगर इसको किसी न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करवा दे, जैसे इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दे OH नेगेटिव का, तो क्या करेगा ये OH नेगेटिव, X को हटा के क्या लग जाएगा, OH यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, तो इससे हमें एल्कोहल बन जाएगा। यानी कि जब भी हैलोएल्केन से एल्कोहल बनाना है तो क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। यानी कि सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो है, सो अगर कभी हैलोएल्केन के सामने कोई न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि हैलोएल्केन के साथ अगर कोई न्यूक्लियोफाइल को आप रिएक्ट करवा रहे हो तो यहाँ पे सिंपली एक रिएक्शन परफॉर्म होगा जिसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। यानी कि हैलोएल्केन अगर फर्स्ट कोई रिएक्शन देगा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। इसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी हमने बहुत बार बात कर चुके हैं SN1 एंड SN2 की, काफी जगह हमने बात इसका किया। तो फर्स्ट रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर सेकेंड रिएक्शंस की बात करें तो अगर हैलोएल्केन सेकेंड रिएक्शन किस तरीके से देगा, क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकता है क्या, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो दे सकता है। अगर इसको इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराए तो फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा, निगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। Yes, sir. तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दे सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटीज नहीं है। यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये कंपाउंड नहीं देगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन में सिर्फ पॉसिबिलिटीज क्या है, न्यूक्लियोफिलिक का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटीज इसमें नहीं है। तो सब्स्टिट्यूशन हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक रिएक्शन होता था एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होता था, सो कोई दो चीजें आपस में निकलता रहता है, कोई चीज कंप्लीटली क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से बाहर जाता है। तो मैंने एक रिएक्शन करवाया था जिसका नाम था डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मीनिंग क्या हुआ, डी मतलब रिमूवल और हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का, और हैलोजन मतलब हैलोजन का, यानी कि -HX का रिमूव होना। यानी कि हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है और क्या रिमूव हो रहा है, हैलोजन भी रिमूव हो रहा है। तो हाइड्रोजन एज वेल एज हैलोजन दोनों का रिमूव होना ये क्या है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन है। क्लियर है। लेकिन ध्यान क्या रखना है,
हैलोजन हमेशा क्या होगा, हैलोजन हमेशा क्या होगा, अल्फा कार्बन से निकलेगा एंड हाइड्रोजन हमेशा किससे निकलेगा, बीटा कार्बन से निकलेगा। कार्बन से। Yes. हाँ, तो जब कभी भी यानी कि एलिमिनेशन में एक ही रिएक्शन दे सकता है, डीहाइड्रो हैलोजनेशन, ठीक है, Halogenation. ठीक है। Yes, और sir. इसके अलावा जो है हैलोएल्केन एक और रिएक्शन देता है जिसको कहते हैं रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन Yes, sir. विद मेटल्स, यानी कि अगर मान के चलो इस मेटल में मान के चलो Mg के साथ रिएक्ट करवा दो इस हैलोएल्केन को, तो Mg पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मैग्नीशियम में क्या है, मेटल है, मेटल ऑलवेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है, क्लियर है ना, मेटल्स ऑलवेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। जैसे ही मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा तो मेटल्स पे पॉजिटिव और एक्स पे निगेटिव, ये आपस में मिल जाएगा, यानी कि Rx प्लस Mg को आप करोगे, Rx प्लस Mg को, तो x पे क्या हो जाएगा, निगेटिव, Mg पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जिसके वजह से ये दोनों मिलके RMgX बनाता है, RMgX। इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यही 3 टाइप्स के रिएक्शन जो है एक हैलोएल्केन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जहां पे भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल प्रॉपर्टी हैलोएल्केन को कभी इंटरेक्शन करते देखोगे किसी अदर कंपाउंड के साथ, तो या तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, या एलिमिनेशन शो करेगा, या फिर आपको क्या करेगा, ग्रिग्नार्ड वाला रिएक्शंस शो करेगा। तो सबसे फर्स्टली ये तीनों रिएक्शंस को आप हेडिंग डाल के अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लो, फिर बाकी हम एक एक रिएक्शन को उसके बाद देखते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए, एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ते हैं, फिर एलिमिनेशन, देन रिएक्शन विद मेटल्स को। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है सर। तो ध्यान से देखो आप, फर्स्ट रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन जो है जीओसी में रिएक्शन मैकेनिज्म में कर चुके हैं। इसमें क्या था, तो मान के चलो आपको दिया हुआ है सपोज है कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड दिया हुआ, सपोज है CX, मतलब क्या होगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दिया हुआ है और CX दिया हुआ है। इसमें अगर न्यूक्लियोफाइल डाल दिया तो क्या करेगा, ये इस हेलोजन, कार्बन हेलोजन के इस बॉन्ड को ब्रेक करके इस न्यूक्लियोफाइल, जो हैलोएल्केन में न्यूक्लियोफाइल है, उस न्यूक्लियोफाइल को ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, सिंपली सब्स्टिट्यूट करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहां से इसको हटा के खुद इसके प्लेस पे आके सिंपल कार्बन, ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, और इस रिएक्शंस को कहेंगे सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लेकिन प्रॉब्लम ये है, तो जब भी कभी किसी न्यूक्लियोफाइल को लाएंगे, जब भी हैलोएल्केन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, तो हमें एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का क्या मतलब हुआ, दैट रिएजेंट विच प्रोवाइड न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल को प्रोवाइड करे उसी को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। क्लियर है। सो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का क्या मीनिंग हुआ, ऐसा रिएजेंट जो न्यूक्लियोफाइल को प्रोवाइड करे, जो न्यूक्लियोफाइल को प्रोवाइड करेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो उस टाइप के रिएजेंट को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। जैसे फॉर द एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं। फर्स्ट में देखो, जैसे मुझे दिया हुआ है RX दिया हुआ है, ये हैलोएल्केन दिया हुआ है। हैलोएल्केन को हमने क्या कर लिया, NaOH या KOH एक्वस में डाल दिया। जैसे ही NaOH और KOH एक्वस में डाल रहे हैं तो क्लियर है आपको साउंड। यस सर। तो जैसे ही हैलोएल्केन को NaOH और KOH, NaOH ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और पोटेशियम एक ही ग्रुप फर्स्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये दोनों बेस है। जैसे ही मैं इसमें डाला
तो इसी को हम कह रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। बताओ ये किस तरह का न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करेगा? ये जो NaOH और KOH है ये किस तरह का न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करेगा? NaOH सिर्फ ये वो वाला करेगा ना, सब्स्टिट्यूशन। नहीं, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन आएगा? OH निगेटिव। यहाँ पे क्या है? OH निगेटिव। तो ये न्यूक्लियोफाइल ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट OH निगेटिव को जनरेट करेगा। अब इस OH निगेटिव में क्या करना है? X को निकालना है और अब उसके जगह पे क्या हो जाएगा? ROH बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और बाद में ये Na पॉजिटिव या K पॉजिटिव X निगेटिव के साथ मिलके क्या बन जाएगा? NaX और KX साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो ROH प्लस Na या K का X बन जाएगा। इसी ROH को हम क्या बोलेंगे? एल्कोहल। क्लियर है कि नहीं? इससे क्या कंसेप्ट आया? जैसे भी हेलो एल्केन से हमें हेलो एल्केन से क्या बनाना है? एल्कोहल बनाना है। तो रिएजेंट क्या लेंगे? NaOH एक्वस या KOH एक्वस। इसमें से कोई एक भी रिएजेंट ले लोगे तो OH निगेटिव क्या करेगा? X को निकाल के क्या बना देगा? एल्कोहल बना देगा। तो ये फर्स्ट रिएजेंट हुआ। तो जब भी हेलो एल्केन से हमें एल्कोहल बनाना है तो हमने क्या करना? NaOH या KOH एक्वस लेना। एक्वस का मीनिंग क्या होता है? एक्वस मतलब वाटर भी है, और वाटर है तो मतलब आयनाइजेबल फॉर्म में है, पॉजिटिव फॉर्म में भी और निगेटिव भी है। ठीक है। तो फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट इज द NaOH और KOH, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल बन जाएगा। ये फटाफट आप नोट डाउन करो, उसके बाद कुछ रिएजेंट और हम पढ़ते हैं इसमें। देखो आपको बताना है सो किस तरह का रिएजेंट डालने से क्या न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, तभी आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस कर पाओगे। जैसे इसी एग्जांपल जैसे फर्स्ट लिखे थे, अब इसी में नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करें। जैसे मान के चलो मैं आपको दिया हुआ सपोज दैट एक हेलो एल्केन ले लिया RX और इसको H2O में डाल दिया। सोचो H2O किस तरह का रिएजेंट जनरेट करेगा? एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, तो बताओ किस तरह का न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा? H2O को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा? H2O को ब्रेक करोगे तो क्या आता है? बताओ क्या हुआ? H2+O2 आता है सर। H2O को ब्रेक करेंगे, सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगा। हाइड्रोक्सिल H प्लस OH और OH। OH निगेटिव। जब भी H2O को ब्रेक करते हैं तो क्या करते हैं? एक हाइड्राइड आयन निकलेगा, दिस इज द हाइड्राइड आयन, और ये एक तरह का क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। इसको हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं। तो हाइड्राइड आयन या हाइड्रोक्साइड आयन भी बोल सकते हो। ये एसिडिक होता है, ये बेसिक होता है, दोनों मिलकर H2O क्या बन जाता है? न्यूट्रल। तो जब भी H2O को ब्रेक करोगे तो ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमें क्या करवाना है? न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना है। तो ये अब न्यूक्लियोफाइल है, अब क्या करेगा? ये इस पे अटैक करके यहां से भी क्या बन जाएगा मेरे पास? एल्कोहल बन जाएगा। क्लियर है? एल्कोहल बन जाएगा। थर्ड में जैसे मान के चलो हमारे पास RX दिया हुआ है, RX को हमने इंटरेक्ट किया R-ONA। ध्यान से देखो, ये R-ONA को एक बार बताया था ये कैसे बनता है। R-ONA Na पे पॉजिटिव है और इस पे क्या हो जाएगा? बताओ। R-ONA Na पे पॉजिटिव है, ये क्या है? R-OA। इस पे निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड अगर ब्रेक करेगा तो सोडियम और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा? निगेटिव, और सोडियम पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है। और इसका नाम होता है सोडियम एल्को ऑक्साइड। सोडियम एल्को ऑक्साइड। ये बनता कैसे है? तो बताया था पीछे वाले लेक्चर्स में, जब एल्कोहल लेते हो, क्या लेते हो? एल्कोहल में जब एल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर शो करता है तो ये H पॉजिटिव को क्या करता है? रिलीज करता है। एल्कोहल जब एसिडिक कैरेक्टर शो करता है तो H पॉजिटिव को क्या करता है? रिलीज करता है। और जैसे ये बेस के साथ रिएक्ट कर ले, एल्कोहल जैसे बेस के साथ रिएक्ट कर ले, तो यहां से H पॉजिटिव, यहां से OH निगेटिव क्या निकल जाएगा?
H2O रिलीज हो जाएगा कि नहीं रिलीज हो जाएगा? यस सर। तो एल्कोहल एज ए एसिड एंड NaOH इज द बेस। जैसे ही एसिड बेस से मिला के ये देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ H पॉजिटिव, यहां से OH, तो H पॉजिटिव और OH निकल के H2O बाहर, RONA यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो RONA सोडियम एल्कोऑक्साइड बिहेव्स एज द सॉल्ट। ये क्या है? सॉल्ट है। यस सर। तो जब भी RONA दिया हुआ है तो ध्यान से देखो, ये रिएजेंट यानी कि ये एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट ले रहे हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है हमारा सोडियम एल्कोऑक्साइड, एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। और ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर रहा है? R-O। यही तो न्यूक्लियोफाइल है ना। न्यूक्लियोफाइल मतलब निगेटिव पार्ट। यस सर। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या? निगेटिव पार्ट। यस सर। तो इससे सोडियम पॉजिटिव को निकाल दोगे तो यही न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा ना। R-O, यस सर, ठीक है। R-O जनरेट करेगा। अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? X के न्यूक्लियोफाइल को रिलीज कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट कर देगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ R और यहां से ये आ गया तो क्या बन जाएगा? ROR-। क्लियर है? यस सर, ठीक। यहां से ROR-। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ गए समझ। ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो जाएगा और NaX जो है वो साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। और ROR- को कौन सा कंपाउंड बोलेंगे? ROR- को O फंक्शनल ग्रुप किसका होता है? एक सेकंड, हाँ ये होता है सर उसको कीटोन। नहीं, कीटोन का CO होता है। O ये सर वो ईथर का होता है ना हाँ शायद से। ईथर का होता है, ये ईथर होता है। और दोनों तरफ का एल्काइल ग्रुप अलग अलग है, इसको अनसिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। ईथर बोल। अनसिमेट्रिक। Yes, sir. तो जब भी हैलो एल्केन से ईथर बनाना है तो क्या करेंगे? सोडियम एल्कोऑक्साइड को क्या करेंगे? एज ए न्यूक्लियोफिलिक एजेंट के फॉर्म में डाल के हम डायरेक्टली क्या बना लेंगे? ईथर बना लेंगे। ठीक है, यस तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर जाके आगे हम बात करते हैं। इसको नोट डाउन कर लो, हैलो एल्केन से बाकी कंपाउंड्स को बनाने का। अब हैलो एल्केन से हम एमाइंस को बनाते हैं। अगर हमें एमाइंस बनाना है तो फिर कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हैलो एल्केन से एमाइंस सीखते हैं। तो एमाइंस को बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो फोर्थ हमारा जो आएगा, तो जैसे RX दिया हुआ है, RX मतलब हैलो एल्केन है। हैलो एल्केन को अगर NH3 में डाल दिया जाए तो क्या बनेगा? तो जैसे ही हैलो एल्केन आया और साथ में रिएजेंट, ये है हमारा एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो बताओ ये किस तरह का न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा? अगर इसको ब्रेक किया जाए तो ये किस तरीके का रिएजेंट जनरेट करेगा? तो ध्यान से अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से वो 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा और एक लोन पेयर पे रहने देगा। क्लियर है? और ध्यान से देखो, इसी लोन पेयर की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? ड्यू टू लोन पेयर इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह ट्रीट करते हैं। एक न्यूट्रल है। न्यूक्लियोफाइल वही होगा या तो जो निगेटिव होगा या जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। क्लियर है? तो जैसे ही इसको ब्रेक करते हो तो ब्रेक करने के बाद क्या है, इस पे H पॉजिटिव और यहां पे क्या निकल जाएगा? NH2 निगेटिव। क्लियर है कि नहीं? और इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर के वजह से H पॉजिटिव NH2 निगेटिव, और इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर की वजह से इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो जैसे ही ये किसी भी रिएक्शंस के, जैसे हैलो एल्केन के संपर्क में जैसे ही आया कांटेक्ट में, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करके यहां पे ध्यान से देखो क्या बना लेगा? RNH2। ये न्यूक्लियोफाइल आया, इस न्यूक्लियोफाइल को हटाया और इसके जगह पे ये प्लेस हो गया, तो RNH2 प्रिपेयर हो गया। क्लियर है? यस सर। अब प्लस क्या बन जाएगा? प्लस HX जो है होगा ये साइड प्रोडक्ट। तो मेन प्रोडक्ट तो हमारा यही बनेगा। अब ध्यान से देखो, अगर इसको पूछेगा ये कितने डिग्री का एमाइन है,
तो एमाइन में ध्यान से याद क्या रखना है, सो नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड एल्काइल ग्रुप, नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितने कार्बन कनेक्टेड है उसको क्या बोलेंगे, उससे हम इसकी डिग्री डिसाइड कर सकते हैं। बताओ इस एमाइंस की कितनी डिग्री है, नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितने कार्बन ग्रुप कनेक्टेड है। सर इसके एक नाइट्रोजन से सर इसमें है एक भी सर, डायरेक्टली तो एक ही कनेक्टेड है ना। यस सर, यस सर। इसको 1 डिग्री एमाइन या प्राइमरी एमाइन बोलेंगे, इसको प्राइमरी एमाइन। यस सर। लेकिन मान के चलो नाइट्रोजन से हमने 2 R ग्रुप को कनेक्ट कर दिया, तो अब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, सेकेंडरी एमाइन बोल सकते हैं सर सेकेंडरी, यस सर। और अगर 3 ग्रुप कनेक्टेड है, सपोज दैट इस तरीके से अगर कनेक्टेड हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी एमाइन। क्लियर है कि नहीं, टर्सरी एमाइन बोलेंगे। ठीक है, सर तो देखो प्राइमरी एमाइन कैसे बना, जब RX को हम किस में कनेक्ट कर दिए, NH3 में, हमें क्या बन गया, प्राइमरी एमाइन। अब देखो अगर सेकेंडरी एमाइंस बनाना है तो RX को NH3 में नहीं 1 डिग्री एमाइन में कनेक्ट कर दो, RNH2 में डाल दो। ये तो हमें 1 डिग्री एमाइन दिया, ये 1 डिग्री एमाइन दिया, लेकिन अगर RX को RNH2 यानी कि 1 डिग्री एमाइन में ही डाल दोगे तो ध्यान से देखो, जब इसको रिएक्ट करोगे तो यहां से कितने डिग्री का एमाइन, यहां से एक H पॉजिटिव निकल जाएगा और बाकी क्या निकल जाएगा, RNH निगेटिव। ठीक है, यस सर। RNH निगेटिव। अब जैसे ही RNH निगेटिव के द्वारा इस न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया जाएगा तो सिंपल प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाएगा, RN, यहां पे भी R और यहां पे भी H, तो ये हमारा कितने डिग्री का एमाइन बन गया, सेकेंड डिग्री एमाइन। क्लियर है, तो सिंपल क्या कर रहे हैं, जब भी हेलोएल्केन को अमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो 1 डिग्री एमाइन, हेलोएल्केन को 1 डिग्री एमाइन के साथ किया तो 2 डिग्री एमाइन। इसमें एक और कंसेप्ट क्या बन सकता है, तो अगर हेलोएल्केन को हम 2 डिग्री एमाइन के साथ रिएक्ट कर दें, RNRH के साथ, ये इसके साथ, तो कितने डिग्री का बनेगा, 3rd डिग्री एमाइन जनरेट होगा। यस सर। कैसे, तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के बाद क्या होगा, यहां पे भी H पॉजिटिव रिलीज होगा और यस सर। एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, RX को हटा के टर्सरी एमाइंस बना देगा। क्लियर है कि नहीं, यस सर, यस सर। तो सिंपल कंसेप्ट क्या हो गया, इसी रिएक्शंस को एक चैप्टर आएगा एमाइंस, उसी में कहते हैं अमोनोलाइसिस ऑफ हेलोएल्केन, यानी कि हेलोएल्केन का इसमें क्या कर रहे हैं, अमोनोलाइसिस, मतलब अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। क्लियर है, यस सर। इसी रिएक्शन का नाम होता है अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस ऑफ हेलोएल्केन की वजह से हम क्या करते हैं, 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन को फिर से हमने क्या किया, NH3 के RX के साथ रिएक्ट करके 2 डिग्री को फर्दर फिर से रिएक्ट करवा दिया तो 3 डिग्री का एमाइन बन गया। तो ये इस तरीके से हेलोएल्केन से हम 1 डिग्री भी बना सकते हैं, 2 डिग्री भी बना सकते हैं और 3 डिग्री। और इस टॉपिक का जो नाम होगा वो कहेंगे अमोनोलाइसिस ऑफ हेलोएल्केन। क्लियर है, यस तो फर्स्टली आप इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको नोट डाउन करो। तो जैसे ये अमोनोलाइसिस ऑफ हेलोएल्केन हो गया, इसका एक डिसएडवांटेज ये है, तो इसमें 1 डिग्री एमाइन भी मिल जाता है, 2 डिग्री एमाइन भी मिल जाता है और 3 डिग्री एमाइन मिल जाता है, जिसकी वजह से एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट को सेपरेशन करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो ये एक अमोनोलाइसिस का डिसएडवांटेज रहेगा। सो अमोनोलाइसिस इसलिए यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाता है। अब इसी एग्जांपल्स के सीरीज में नेक्स्ट एग्जांपल्स हम करने वाले हैं फिफ्थ में क्या यूज करने वाले हैं, एक रिएजेंट होता है CN और एक होता है, इसको कहते हैं साइनाइड, और एक होता है NC, इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड। दोनों पे एक निगेटिव होता है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। इसी में एक आता है NO2, इसको बोलते हैं नाइट्राइट, और इसी एक होता है ON डबल बॉन्ड O, इसको कहते हैं आइसोनाइट्राइट।
तो NO2ONO साइनाइड, और एक होता है आइसोसाइनाइड। इसमें है क्या, एक बार नाइट्रोजन पे नेगेटिव होता है, एक बार ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है। तो ये दो टाइप के रिएजेंट है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्राइट, आइसोनाइड। इस दोनों रिएजेंट का नाम जो है वो उसको कहते हैं एम्बीडेंट लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंट लिगेंड या एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। अब एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल that Yes, sir. have two nucleophilic center, two nucleophilic center, यानी कि अगर फर्स्ट को देखो तो एक सेंटर क्या है इसमें, नाइट्रोजन पे निगेटिव है, Yes, sir. दूसरा में देखो कार्बन पे निगेटिव है। तो सेम कंपाउंड है, यहाँ पे सेम रिएजेंट है, साइनाइड है, ये भी साइनाइड है, लेकिन एक में नाइट्रोजन पे होने की वजह से इसको साइनाइड, और एक में कार्बन के होने की वजह से इसको आइसोसाइनाइड। यहां पे भी देखो दो तरह का रिएजेंट है, NO2 और ONO। एक बार नाइट्रोजन पे निगेटिव है और एक बार ऑक्सीजन पे निगेटिव है। तो यहां पे लिखे हैं न्यूक्लियोफाइल दैट हैव टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, यानी कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड आपस में क्या है, एक एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। उसी तरह नाइट्राइट और आइसोनाइट्राइट क्या है, आपस में एक एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। तो ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो जैसे ही हैलो एल्केन को, यानी कि RX मतलब हैलो एल्केन, हैलो एल्केन को जैसे ही हमने KCN में ऐड कर दिया, KCN को कहते क्या है, पोटेशियम साइनाइड। RX को हमने KCN में ऐड कर दिया, इसको कहते हैं पोटेशियम साइनाइड। तो जैसे ही RX को पोटेशियम साइनाइड में ऐड किया, क्या हो रहा है, आपका नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है क्या? बहुत ज्यादा। RX को जैसे ही KCN में डाल दें, KCN हमारा एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, ये KCN एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। जैसे ही KCN में डाले तो यहाँ से K पॉजिटिव और CN निगेटिव, तो यहां से बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड N, यहां से निगेटिव, यानी कि ये निगेटिव को ये, तो जब भी KCN में डालेंगे तो साइनाइड बनेगा, इसको इसका नाम हो जाएगा एल्काइल साइनाइड। लेकिन इसी RX को अगर हम AgCN में डाल दें, किसमें डाल दें, AgCN में, तो यहां से जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो आइसोसाइनाइड आ जाएगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है, सिर्फ रिएजेंट का डिफरेंस है। यहाँ पे हमने AgCN रिएजेंट यूज किया है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट AgCN लिया, तो जब AgCN ले लेंगे तो आइसोसाइनाइड, और जब KCN ले लेंगे तो साइनाइड। क्लियर है? उसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो अगर RX में हमने KNO2 ले लिया, तो KNO2 के लेने की वजह से RNO2 बन जाएगा, इसको कहेंगे एल्काइल नाइट्राइट। ध्यान से, एल्काइल नाइट्राइट। लेकिन इसी RX को जब हम AgNO2 में ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, बताओ, एल्काइल आइसो नाइट्राइट। तो आइसो के लिए हमेशा किस में रखना है, Ag में, और नाइट्राइट के लिए हमेशा किस में रखना है, K में। KN में। हाँ, तो जब भी आइसो वर्ड है तो समझ जाओ वहां पे Ag वाला रिएजेंट यूज होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से इस कंसेप्ट एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल पे हमेशा हम यही दो यूज करते हैं, या तो आइसो नाइट्राइट बनाएंगे, या साइनाइड बनाएंगे, आइसोसाइनाइड बनाएंगे। इस दोनों को आप ध्यान से नोट डाउन कर लो, फिर इसमें एक दो और रिएजेंट रह गया, उसको फाइनलाइज हम कर लेंगे। नोट डाउन ठीक है। रिएजेंट का, इसको हम अभी नेक्स्ट रिएजेंट की बात करते हैं। ये लास्ट रिएजेंट रहेगा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के फॉर्म में। जैसे सिक्स्थ, इसको कह रहे हैं जैसे RC डबल बॉन्ड OAG दिया हुआ है मुझे, ये ध्यान से देखो, ये क्या है, ये किस तरह का कंपाउंड लग रहा है, RC डबल बॉन्ड OAG दिया हुआ है।
देखो अगर आर सी डबल बॉन्ड, सर ये तो देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ ए जी है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच एसिड होता है, ये एसिड होता है। यस सर। और ये क्या है, ये भी एक एसिड है, बट एसिड सिल्वर सॉल्ट ऑफ, क्या है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड है। सिंपल क्या किया, सर इस H को हटा के इसने क्या कनेक्ट कर दिया, Ag कनेक्ट कर दिया है। यस सर। H को कैसे हटाएंगे, H को जब Ag को क्या मिल जाए, AgOH मिल जाए, सपोज दैट AOH हॉल 2 मिल जाए, सपोज दैट सिल्वर को, सिल्वर से मान के चलो Ag के साथ, Ag का पॉजिटिव होता है +2 भी होता है, तो Ag पॉजिटिव, तो Ag इसको जैसे ही बेस में डाल दोगे, यानी कि एसिड को जैसे ही बेस में डाल दोगे तो -H2O निकल के एक सॉल्ट बनेगा। इसी सॉल्ट को क्या बोलेंगे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तरह का सॉल्ट है, एक तरह का सॉल्ट है। यहां से ब्रेक करोगे, इस टोटल पे क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, और Ag पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यस सर। बना कैसे, एसिड से ही बना है। कैसे मुझे पता चला, तो एसिड के H को हटा के Ag लगाएंगे, और तभी लगा पाएंगे जब एसिड को किसी बेस में डाल देंगे। ठीक है, अब जैसे ही इसको RX के साथ हमने रिएक्ट करवाया, तो RX के साथ रिएक्ट करवाया, तो देखो ध्यान से, ये RX में ये न्यूक्लियोफाइल और ये रिएजेंट जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा, उस रिएजेंट को हम क्या बोलेंगे, इस न्यूक्लियोफाइल ने जो रिएजेंट जनरेट करेगा, इसी को क्या बोलेंगे, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। क्लियर है, ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। क्लियर है, अब क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल पे रिएक्ट करेगा। ठीक है, और जैसे ही रिएक्ट करेगा तो ध्यान से देखो क्या बनेगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल पर रिएक्ट करके इसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो R यहां से ये बॉन्ड कनेक्ट हो जाएगा, O C डबल बॉन्ड O R। ये बताओ क्या बना, बताओ क्या बना, ROC डबल बॉन्ड OR क्या बना, ये तो ऐसे ROC डबल बॉन्ड OR, ये क्या बना, देखो ये एसिड से ही बना है ना, एसिड है, एसिड से बना है, तो इसको क्या बोलेंगे, एसिड डेरिवेटिव। अब एसिड डेरिवेटिव 4 होते थे, पढ़ाया था मैंने, एक एमाइड्स, एक एनहाइड्राइड, एक एस्टर, और लास्ट में एक एसिड क्लोराइड आया था। तो ध्यान से देखोगे तो ये एस्टर बना है, ये क्या है, एस्टर बना है। यानी कि एसिड के H को हटा दो और कोई R ग्रुप कनेक्ट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा, एस्टर। तो यानी कि सिंपल सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड को जैसे ही हमने हैलो एल्केन में डाला, तो यहां से हमसे क्या बन गया, एस्टर बन गया। इसी को क्या बोलते हैं, एसिड डेरिवेटिव। क्लियर है, तो ये फाइनल न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट था, इसको आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद रिएजेंट वाला जो था वो सेक्शन हमारा फिनिश हो जाएगा, इसको नोट डाउन कर लो। देखो ये वाला तो सेक्शंस हमारा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट वाला सेक्शंस कंप्लीट हो गया। न्यूक्लियोफिलिक सॉफ्टवेयर, यानी कि जब भी कभी हैलो एल्केन से कोई कंपाउंड बनाना है तो ध्यान से सोचा करो किस तरह का रिएजेंट हमने सेलेक्ट करना है। जैसे RX से कभी हमें अगर कोई कंपाउंड बनाना है, जैसे हैलो एल्केन से हमें एल्कोहल बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, कीटोन्स बनाना है, एसिड बनाना है, तो उसके क्रॉसपनिंग हमने क्या करना है, इस पर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट ले लेंगे। अभी जो 5-6 न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट पर हैं, और उससे हमने क्या करना है, एक डिजरेबल प्रोडक्ट्स हम बना लेंगे। अगर मुझे एस्टर बनाना है तो एसिड सोडियम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड डाल देंगे। अगर एमाइंस बनाना है NH3 डाल देंगे। 2 डिग्री एमाइंस बनाना है तो 1 डिग्री एमाइंस को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये सिलेक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हमारे लिए जो बिग डील था, उसको हमने यहाँ पे क्या किया, स्टडी किया। तो जैसे ही हैलो एल्केन में एक स्पेसिफाइड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट डालोगे, उसके क्रॉस में हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। अब जब भी कभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस करते हैं तो हमारे पास 2 रास्ता होता है, या तो हम SN1 के थ्रू करें या SN2 के थ्रू।
SN1 में हमने देखा था ये 2 स्टेप्स होता था, और जब भी कभी भी रिएक्शन मोर देन 2 स्टेप्स में हो रहा है या मोर देन 1 स्टेप में हो रहा है, तो वहां पे एक RDS डिफाइन होता था जो रेट को डिटरमाइन करता था, और यहाँ पे हमारा RDS क्या होता था, कार्बोकैटायन। बट SN2 में हमने देखा था ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो सिंगल स्टेप में तो कोई RDS तो होता नहीं है, नो RDS। एक ही स्टेप में कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें RDS का क्या मीनिंग रहेगा, कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में होता है, यहाँ पे RDS नहीं होगा। सेकेंड चीज देखे थे, यहाँ पे रिएक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का, क्लियर है। जबकि यहाँ पे हमारा रिएक्टिविटी ऑफ SN2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता था, स्टेरिक हिंड्रेंस का। सेकेंड चीज देखे थे, इसी वजह से रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा 3rd डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में, और लास्ट में किस में आता था, मिथाइल में। ठीक है, ये ऑलरेडी हम GOC के सेक्शन में कर चुके हैं। SN1 SN2 को मैंने आपको मैकेनिज्म के थ्रू बता चुके हैं, तो इसको वहां से आप रीड कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना। SN1 SN2 जो हम अलग से पढ़े हुए हैं, वहां से आप इसको अच्छी तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं GOC वाले सेक्शन से। बस मैं यहाँ पे कंक्लूजन बता रहा हूँ आपको। तो 3rd डिग्री में सबसे ज्यादा 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल। यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ SN2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SH होता था, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, मिथाइल। फिर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और लास्ट में क्या जाएगा, 3 डिग्री। उसके बाद क्या होता है, ये PPS में होता था। PPS क्या होता था, प्रेफर करता था कौन सा, प्रेफर SN1 को। PPS में या तो वाटर आता था या तो एल्कोहल आता था, और यहाँ पे क्या होता था, APPS आता था। APPS जो है प्रेफर SN2, और APPS में डाइमिथाइल ईथर आता था, DMS आ जाता, DME आ जाता था। ये दोनों APPS को प्रेफर करता था। यहाँ पे SN1, यहाँ पे SN2, क्लियर है। तो ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस हो गया न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन। अब हमारे पे डिपेंड करेगा, अगर हमारे पास 3rd डिग्री है तो हम किसको प्रेफर करेंगे, 3rd डिग्री हेलोएल्केन है तो हम प्रेफर करेंगे SN1 को। और अगर मिथाइल या 1 डिग्री है, तो SN2 को प्रेफर करेंगे। अगर हमारे पास 3rd डिग्री दिया हुआ है तो कंफर्म बात है SN1 ही होगा। अगर मिथाइल और 1 डिग्री दिया हुआ है तो कंफर्म बात क्या होगा, SN2 होगा। अगर 2 डिग्री दिया है तो ध्यान से देखो, 2 डिग्री के साथ अगर PPS दे दिया तब तो SN1, और अगर APPS दे दिया तो कंफर्म बात है SN2 होगा। तो ये सिलेक्शन ऑफ SN1 और SN2 भी बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो गिवन रिएक्शंस में हम SN1 लगाए या SN2, वो हमारे ये फॉलोइंग डाटा के बेसिस पे हम इसको क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। और जैसे ही हमें पता चल गया SN1 लगाना है या SN2, तो बस एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को सिलेक्ट करना होता है। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को सिलेक्ट करो और डायरेक्टली अपने डिजायरेबल प्रोडक्ट को बना लो। तो ये सेक्शन तो ऑलरेडी हमने GOC में कर लिया था, अभी मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट भी सिखा दिया। तो अब हेलोएल्केन में जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के क्रॉसपोंडिंग कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, वो आप इजीली यहाँ से क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बाद सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन है। हेलोएल्केन जो है सेकेंड टाइप का जो रिएक्शन देता है उसको एलिमिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। अब एलिमिनेशन रिएक्शंस में एक E1 होता है और एक E2 होता है, यानी कि अल्फा एलिमिनेशन एंड बीटा एलिमिनेशन। तो हमारा जो ये है वो बीटा एलिमिनेशन है, इसी को हम E2 एलिमिनेशन भी बोलते हैं। 2 फॉर बीटा और 1 फॉर अल्फा। कहीं आप अगर E1 दिया हुआ है तो सिंपल क्या है, वो अल्फा एलिमिनेशन दिया हुआ है। यानी अल्फा का मीनिंग क्या हुआ, अल्फा से ही हेलोजन निकलेगा और अल्फा से ही H निकलेगा। ठीक है, अल्फा से ही अगर फंक्शनल ग्रुप निकल रहा है और अल्फा से ही H निकल रहा है तो उसको अल्फा एलिमिनेशन। अगर बीटा से H निकल रहा है तो बीटा एलिमिनेशन, और अल्फा से तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप। यानी बीटा से H का रिमूवल होना बीटा एलिमिनेशन, और अल्फा से H का रिमूवल होना क्या मतलब क्या होगा, अल्फा एलिमिनेशन। इसी को कहते हैं इसी को कहते हैं इवन। ठीक है, तो एलिमिनेशन के अंदर
हैलो एल्केन जो है एक ही रिएक्शन देता है जिसको कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहां से, बीटा कार्बन से, एंड ओके हैलोजन मतलब एक्स कहां से, अल्फा कार्बन से। तो यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हैलोजन, इसी को क्या बोलेंगे, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्लियर है? यस सर यहां पे जो रिएजेंट लेते हैं उस रिएजेंट को कहते हैं एल्कोहलिक KOH ऑब्लिक NaOH। इसमें से एक रिएजेंट कोई भी है, या तो एल्कोहलिक KOH ले लो या NaOH ले लो, ये रिएजेंट ले लो। तो जैसे ही एल्कोहलिक KOH और NaOH में डालते हैं तो होता है क्या है, C के साथ जो H है यहाँ पे ये इस तरीके से कुछ कंपाउंड मेरे को दिया हुआ है, यहाँ पे हैलोजन दिया हुआ है। तो देखो जैसे ही इसको एल्कोहलिक KOH में डालोगे तो एल्कोहलिक KOH में डालने से क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को हमने अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के साथ वाले कार्बन को क्या कहेंगे, बीटा कार्बन। क्लियर है? यस सर तो इस बीटा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है इसी को कहेंगे बीटा हाइड्रोजन, और इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो ये एक्स यहां से और बीटा हाइड्रोजन यहां से, जैसे ही ये हटेगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा। तो ये हाइड्रोजन इधर से निकलेगा और हैलोजन इधर से निकलेगा। जैसे ही हाइड्रोजन और हैलोजन निकलता है तो सिंपल इसके बीच डबल बॉन्ड बन के प्रोडक्ट क्या बन जाता है, एल्कीन। यस सर इसमें मैंने बताया था ऑलरेडी, मैंने डीहाइड्रोहैलोजिनेशन को GOC के अंदर पढ़ाया हूं आपको, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म के सेक्शन में डीहाइड्रोहैलोजिनेशन को मैंने आपको पढ़ाया। वहां पे देखोगे तो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे स्टेप 01 में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बन जाता है। जैसे ही यहाँ पे करते हैं कार्बोकेटाइन बन जाता है, फर्स्ट में कार्बोकेटाइन प्रिपेयर हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इसी कार्बोकेटाइन पे जो होता है वो क्या होता है, जैसे ही कार्बोकेटाइन प्रिपेयर हुआ अब इस कार्बोकेटाइन पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से ये H यहाँ पे आ जाता है, और ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होता है, एल्कीन हमारा क्या बन जाता है, एज मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। क्लियर है? यस सर ठीक है अब वहां ये भी बताया था, सो जब भी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन निकालते हैं, यानी कि जब भी ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करोगे तो एल्कीन की स्टेबिलिटी हम कितने थ्रू निकालते हैं, 2 के थ्रू, एक सेटजेफ रूल के थ्रू, और सेकेंड जो निकालते हैं ऑन बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यस सर तो यानी कि सिंपल सा है, जैसे ही अल्कोहलिक KOH में डालोगे तो एल्कीन बनेगा, और एल्कीन की जो स्टेबिलिटी है वो सेटजेफ या ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू हम स्टेबल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। तो फटाफट आप नोट डाउन करो, एक क्वेश्चन इस पे फ्रेम करके दूंगा, उस क्वेश्चन करने के बाद ये एलिमिनेशन रिएक्शन अपना फिनिश हो जाएगा। नोट डाउन कर लेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शंस में सिंपल क्या है, एल्कोहलिक KOH मीडियम रखते हैं और वहां से हमेशा प्रोडक्ट जो बनेगा वो एल्कीन बनेगा, और एल्कीन में अगर 2 बीटा कार्बन है तो 2 प्रोडक्ट बनेगा। उसके क्रॉसपोंडिंग हम देखेंगे कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट होगा, वो चीज उसके क्रॉसपोंडिंग की जो वो करेंगे। जैसे मान के चलो एक दिया हुआ है 2 ब्रोमो पेंटेन दिया हुआ है, तो 2 ब्रोमो पेंटेन को अगर स्केच करें 1 2 3 4 5 यहाँ पे, और इसको हमने एल्कोहलिक मीडियम में डाल दिया OH निगेटिव। OH निगेटिव में हाँ, जैसे ही एल्कोहलिक मीडियम में डाला एल्कोहलिक KOH में, तो जैसे ही एल्कोहलिक KOH में रखेंगे तो हमें तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कौन सा रिएक्शन है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। अब ध्यान से देखो, एल्कोहलिक KOH में रखेंगे तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, बट अभी ही पढ़ाया हूं। तो अगर एक्वस KOH में रखते हैं इसको, तो एक्वस KOH में रखते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, यस सर और यहां से एल्कोहल बन जाता। यस तो सर एल्कोहलिक KOH में रखने से डीहाइड्रोहैलोजिनेशन यहाँ से एलिमिनेशन दे रहा है, लेकिन अगर एक्वस KOH में रखते तो क्या दे देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहा है। क्लियर है?
यस सर। अब ध्यान से देखो, जैसे ही इसमें डाले तो ये हमारा फंक्शनल के ग्रुप के साथ वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, ये कार्बन हमारा जो हो जाएगा वो बीटा कार्बन, और ये कार्बन भी हमारा क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन। कार्बन। तो जितने बीटा कार्बन और जितने उसके क्रॉसपोंडिंग बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी बीटा हाइड्रोजन है तो इसके क्रॉसपोंडिंग भी एक प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे भी बीटा हाइड्रोजन है तो एक प्रोडक्ट यहाँ भी बनेगा। अब ध्यान से देखो, तो अगर हमने इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया और 3 ले लिया, अब इसके क्रॉसपोंडिंग यस सर। अगर फर्स्ट के बीटा हाइड्रोजन को यूज करें तो फर्स्ट के बीटा हाइड्रोजन में कितने बीटा हाइड्रोजन है फर्स्ट के पास, 1, 2 और 3, तो 3 बीटा, इसमें से कोई एक बीटा हाइड्रोजन को यूज कर लो और Br को यूज कर लो सेकेंड पोजीशन से, तो सिंपल क्या होगा, H यहां से, Br यहां से। क्लियर है? यस सर। तो जैसे ही Br हटेगा तो सबसे पहले क्या होगा, C C C C, और यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, इसके क्रॉसपोंडिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। क्लियर है? यस सर, ठीक है। लेकिन अगर थर्ड के बीटा हाइड्रोजन को यूज करोगे, थर्ड के बीटा हाइड्रोजन को, तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन तो सेकेंड पे ही बनेगा, सेकेंड पे कार्बोकेटाइन, और यहाँ के बीटा हाइड्रोजन को यूज कर लेगा यहाँ पे, तो जैसे ही बनेगा तो इसके क्रॉसपोंडिंग सी 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 डबल बॉन्ड सी, यानी कि ये बन जाएगा, इसको इसका नोमेनक्लेचर करके बताओ, ऊपर वाले कंपाउंड का इसका क्या नोमेनक्लेचर हो जाएगा? सर इसका नोमेनक्लेचर होना चाहिए, सर इसका होना चाहिए पेंटीन होना चाहिए उसका, तो हाँ, पेंट 1 इन हो जाएगा, ये सर पेंट 1 ही हो और गया। नीचे वाले का पेंट 2 इन, यस सर। ऊपर वाले का पेंट 1 इन। अब दोनों में से मुझे स्टेबल फाइंड आउट करना है, सो विच कंपाउंड इज मोर स्टेबल। तो याद रखो, जब भी एल्कीन की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, वो डिसाइड किससे करते हैं, या तो हमारे पास सटजेफ का कंसेप्ट है, यस सर। या फिर हम सेकेंड रूल पढ़े थे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के कंसेप्ट पे। यस सर। तो अब देखो हमारे पास दो दिया हुआ है, एक पेंट 1 इन दिया हुआ है, पेंट 1 इन में कितने एल्काइल ग्रुप है बताओ, और पेंट 2 इन में कितने एल्काइल ग्रुप है? पेंट 1 इन में कितने, पेंट 1 इन में कितने एल्काइल ग्रुप है? इस कार्बन को रेफरेंस मान लो, यस सर। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो इसमें, हाँ, यस सर, तो इसमें और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, तो एल्काइल ग्रुप यही हो गया ना, एक ही प्रोपाइल है ना। इस डबल बॉन्ड को रेफरेंस मानोगे तो 3 हाइड्रोजन है और एक क्या है, एल्काइल ग्रुप है। तो पेंट 1 इन में नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कितने हुए, 1। क्लियर है कि नहीं? हेलो हेलो, पेंट 1 इन में नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कितने हो गए, 1। अच्छा, पेंट 2 इन में बताओ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कितने हैं, ये रेफरेंस ले लेंगे। हाँ, इसके क्रॉस को एक एल्काइल ग्रुप, एक यहां पे और एक यहां पे हो गया, तो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप यहां पे कितने हो जाएंगे, 2। अब सेटजेफ कहता था मोर नंबर ऑफ एल्काइलेटेड एल्केन मोर प्रोडक्ट, तो पेंट 1 में इन में 1 एल्काइल ग्रुप, इसमें 2 एल्काइल ग्रुप, तो जिसमें जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप होगा वो उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। तो सेटजेफ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पेंट 2 इन इज मोर स्टेबल प्रोडक्ट देन पेंट 1 इन। तो ये हाँ, तो 1 इन यानी कि स्टेबल प्रोडक्ट हमारा ये हो जाएगा, ये माइनर होगा और ये क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पेंट 1 इन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बताओ कितना होगा, पेंट 1 इन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इस
बिल्कुल, इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गया 2। इसको रेफरेंस माने तो इसको ये तीनों को हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे क्योंकि अल्फा कार्बन तो ये होगा ना। तो हाँ, तो इसमें बताओ पेंटुइन में, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 कितने हो जाएंगे 4 ही होंगे ना, 5 कहां से होगा, 2 हाँ 4 हो जाएगा। तो इसमें भी देखो ये भी एक मेथड था। तो अगर जिसके पास जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वो उतना ही क्या होगा, स्टेबल प्रोडक्ट होगा। तो इस दोनों में से किसी भी रूल को आप लगा सकते हो, दोनों से एक ही आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर यूनिवर्सल रूल की बात करें तो सबसे यूनिवर्सल रूल हमारा कौन सा रहेगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का, ये हर एक जगह वैलिड रहेगा। क्लियर है। तो ऑलरेडी इसको थोड़ा सा मैंने डिस्कशन किया था जीओसी के डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में, इसको एक बार अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लो। लास्ट रिएक्शन रह गया, 5 मिनट का और लेक्चर लगेगा, ठीक है, फिनिश कर लेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट रिएक्शन है, इसको कहते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। ये रिएक्शन नंबर 3 होगा हैलोएल्केन का, रिएक्शन विद मेटल्स। और इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो 3 हमारा रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल्स। तो जैसे ही हैलोएल्केन RX Mg के साथ रिएक्ट करता है, तो Mg एक मेटल है और RX हैलोएल्केन हो गया। इन प्रेजेंस ऑफ एक ड्राई ईथर लेते हैं। ड्राई ईथर क्या करता है, ये एनहाइड्रस कंडीशन रखते हैं। एनहाइड्रस मतलब वाटर फ्री कंडीशन, एनहाइड्रस कंडीशन, यानी कि यहाँ पे जो थोड़ा मोड़ा मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को क्या कर लेता है, ये ड्राई ईथर एब्जॉर्ब मॉइस्चर, तो इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसे ही RX और Mg रिएक्ट करता है तो इससे एक कंपाउंड बनता है। वैसे इस पे निगेटिव और Mg पे पॉजिटिव, तो सिंपल एक एडिशन रिएक्शन हो रहा है। एडिशन रिएक्शन होने के बाद एक कंपाउंड बनता है RMgX, RMgX। इसी को कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ध्यान से देखोगे तो इसमें कार्बन और मैग्नीशियम के बीच क्या है, बॉन्ड है। तो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच के बॉन्ड के वजह से ये कार्बन, इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ही नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मेटल मतलब Mg और ऑर्गेनिक मतलब कार्बन, ऑर्गेनिक मेटलो कंपाउंड। इसमें कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और ये कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो हाईली पोलर होता है, हाईली पोलर। इसकी पोलराइजेशन काफी ज्यादा होती है। एक और बॉन्ड है Mg और X के बीच, इस Mg और X के बीच को आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ये मेटल है, ये नॉन मेटल से, इसके बीच के बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड। बट कार्बन और मैग्नीशियम के बॉन्ड को कोवेलेंट हाईली पोलर होता है। इसीलिए जब भी ये ब्रेक करता है तो इस पे निगेटिव और Mg पे क्या छोड़ता है, पॉजिटिव। अब ये Mg और X के साथ आयनिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। इस वजह से जब भी आप किसी ग्रिग्नार्ड को ब्रेक कर रहे हो, RMgX को ब्रेक कर रहे हो, तो हमेशा ब्रेक डाउन होने के बाद R पे निगेटिव और MgX हमेशा साथ में पॉजिटिव रखेगा। ये हमेशा एक साथ, यानी कि ग्रिग्नार्ड को ब्रेक करने के बाद R निगेटिव और MgX पॉजिटिव बनेगा। क्लियर है। तो R निगेटिव, एल्काइल ग्रुप पे निगेटिव का मतलब क्या हुआ, ये बेस हो जाता है, ये बेस नेचर का होता है, यानी कि दैट इज द बेसिक नेचर, बेसिक नेचर। तो ये ग्रिग्नार्ड हमेशा क्या चाहता है, बेसिक नेचर की वजह से ये हमेशा प्रोटॉन डोनर होगा कि प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा कि रिलीज करेगा, बताओ। हाँ, इसी बेसिक नेचर की वजह से क्या होता है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हो जाता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर हो जाता है।
यानी कि कोई पूछेगा ग्रेनार्ड रिएजेंट किस तरह का रिएक्शन देता है, तो एसिड बेस रिएक्शन देता है। इसी वजह से हम बोलते हैं, सो जब भी ग्रेनार्ड रिएजेंट अगर कोई रिएक्शन देता है तो एसिड बेस रिएक्शन देता है, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। जैसे एग्जांपल्स में हम एक ले लेते हैं, सो मान के चलो हमें दिया हुआ है CH3MgBr, तो जैसे ही CH3MgBr दिया तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, अच्छा ये ग्रेनार्ड रिएजेंट है। अब इस ग्रेनार्ड रिएजेंट को H2O में डाल दिया, तो H2O से क्या निकलेगा, H प्लस निकलेगा और OH निगेटिव, ठीक है। अब इस ग्रेनार्ड को ब्रेक करोगे तो ये CH3 पे निगेटिव और MgBr पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब जैसे ही आपस में क्या हो गया, ये निगेटिव इस पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि इस ग्रेनार्ड रिएजेंट का एल्काइल वाला पार्ट किस तरह का ट्रीट होता है, बेस की तरह। तो बेस क्या करेगा, H को एक्सेप्ट करके CH4 बना लेगा और प्लस MgOHBr, तो यही CH4 जो बनता है यही इसी को क्या बोलते हैं, एल्केन। क्लियर है। यानी कि ग्रेनार्ड रिएजेंट को आप हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। ग्रेनार्ड रिएजेंट को हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, एल्केन। तो इस तरीके से यही 3 तरह का रिएक्शन, 3 टाइप्स के रिएक्शन हैलोएल्केन के द्वारा जो है दिया जाता है। इस तरीके से हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज था RX का वो इस थर्ड रिएक्शन के बाद हमारा फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद कुछ और बात करेंगे, तो इसको आप फर्स्टली नोट डाउन कर लो, ठीक है।